हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। बराबर है। लास्ट टाइम हमने देखा था उसके अंदर एक्सट्रैक्शन जो है हमने कॉपर का कंप्लीट किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से याद कर लिया होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हमारा कंप्लीट है, कॉपर कंप्लीट है। आज हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और उसके बाद एल्यूमिनियम भी आ जाएगा और उसके बाद कुछ रिफाइनिंग प्रोसेसेस है। तो चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है हमारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक जो है, तो मुझे ये बताइए कि जिंक जो होते हैं बेटा, उसके अंदर आपने इनिशियल लेवल पे कौन कौन से मिनरल्स पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिस्ट बनाऊं तो एक था हमारा ZnO, बराबर, एक था ZnS और एक था ZnCO3, बराबर है। सबसे पहला जो कंपाउंड है ZnO, उसका नाम क्या लिखेंगे, इसको जिंकाइट भी कहते हैं या तो जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट क्या कहेंगे इसको, जिंकाइट। कई लोग इसको जिंकसाइट भी कहते हैं लेकिन जिंकाइट है। ZnS जो है उसका नाम क्या लिखेंगे, जिंक ब्लेंड, क्या लिखेंगे, जिंक ब्लेंड, बराबर। और ZnCO3 जो है उसको क्या कहेंगे, कैलामाइन, क्या कहेंगे, कैलामाइन। चलो ठीक है, ये तीन जो हमने पढ़े हुए हैं। अब इसमें से कौन सा हम लोग ले ले तो हमारा काम आसान रहेगा, बराबर। तो जनरली जिंक ऑक्साइड जो है, हमें मालूम है कि जो भी ऑक्साइड होता है उसमें हम लोग इजीली उसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉसिबल है उसमें से ये सारे मिनरल्स है, लेकिन और हम लोग कौन सा जनरली सिलेक्ट करते हैं जिसमें जिंक का प्रोपोर्शन ज्यादा हो। तो बट ऑब्वियस है कि जिंक ऑक्साइड अगर आप ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप उसका रिडक्शन कर सकते हो। हालांकि एलिंगम डायग्राम वाले टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन एलिंगम डायग्राम CO CO2 लाइन इज अबोव। आप देखोगे नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं हम लोग तो CO CO2 लाइन जो है जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन के ऊपर वाली लाइन है एंड CCO लाइन इज बिलो। CCO लाइन जो है वो कहां पर आ रही है, नीचे आ रही है, बराबर। तो वो लाइन नीचे आ रही है। सो कोक यानी कि कार्बन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड, बराबर। कोक इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द जिंक ऑक्साइड। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको ढूंढने का तरीका क्या, तो दो ट्रिक्स आपको बताई गई थी। पहली बात, लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर पे होना चाहिए और डेल्टा जी जो है मस्ट बी नेगेटिव। मैंने आपको ये सिखाया था कि जिसकी लाइन एलिंगम डायग्राम में नीचे है, बराबर, जिसकी लाइन नीचे है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। तो जो CCO लाइन जो है जो नीचे जा रही है वो करीबन 1273 यानी 1273 केल्विन के आसपास जो है इसको इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो आप एलिंगम डायग्राम में देख लेना एनसीईआरटी के अंदर। तो उसके बाद हम लोग जिंक को अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को अच्छे से रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास है, मान लो कि इम्प्योर जिंक ब्लेंड है। इम्प्योर जिंक ब्लेंड जो है, बराबर है, जिंक ब्लेंड यानी आपने ZnS लिया हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन के कितने सारे मेथड है, लेकिन सल्फाइड कंटेनिंग ओर जो है, जिंक ब्लेंड कौन सा है, सल्फाइड कंटेनिंग ओर है। तो इसके लिए बेटर मेथड कौन सा होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन, क्या कहेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन, बराबर है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जिसमें सल्फाइड होता है उसके अंदर बेटर मेथड कौन सा होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो हम लोग उसमें अभी यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन क्या था, वो आगे मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो यहां से जब आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करेंगे तो आपके पास जो आएगा कॉन्सेंट्रेटेड जिंक ब्लेंड, बराबर। ये आ गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जिंक ब्लेंड, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे रोस्टिंग। क्या करेंगे, रोस्टिंग, यानी कि इसको स्ट्रांगली हीट करो। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में सीखा हुआ है, स्ट्रांगली हीट इन द एक्सेस ऑफ एयर, बराबर है। तो रोस्टिंग होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इट इज कन्वर्टेड इनटू
इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। और उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन करवा लो। रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिंक मेटल मिल जाएगा। वहां पर जिंक मेटल जो मिलता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 95% उसकी प्योरिटी होती है, बराबर। तो एक फ्लो चार्ट एक बार दिमाग में सेट हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम लोग इक्वेशंस के ऊपर जरा काम करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है ZnS वाला ही होना चाहिए। ZnS इज कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड बाय विच मेथड, दैट इज द रोस्टिंग प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन के साथ ही हीट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिंक सल्फाइड जो है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कीजिए रिएक्शन, तो क्या मिलेगा हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, बराबर। तो यहां पर पहले भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 23 22 कर लो तो ये हो जाएगा बैलेंस, बराबर। जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंडेड व्हेन इट इज रोस्टिंग प्रोसेस, प्रोटोनेशन तो हो गया। रोस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इट गिव्स अस जिंक ऑक्साइड एज वेल एज SO2 गैस, बराबर है। अब गैस तो गैस होती है, कहीं से भी निकल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बॉडी में भी जो गैस बनती है वो रिलीज होती रहती है, बराबर। अब यहाँ पर ये हम लोग मेंशन नहीं कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हो। तो लेकिन SO2 गैस है ना, बेसिकली थोड़ी हार्मफुल है, बराबर। तो आप जहां पर बनाते हो वहां पर ही ऐसा आप खड़े मत रह जाना कि भाई लाओ SO2 कैसा है, हम लोग जरा स्मेल करें। SO2 SO3 रॉटन एग जैसी स्मेल होती है थोड़ी सी, लेकिन SO2 गैस है। अब गैस बन रही है तो उसका यूज करो, बराबर है। मैं आपके गैस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर गैस की बात कर रहा हूँ SO2। तो SO2 में जनरली क्या करेंगे, SO2 जो है उसको अगर आप ऑक्सीडाइज करवा दो तो ये क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जैसे ही बने, पानी का ग्लास लेकर उसके अंदर पास करवा दो, तो वो पानी के अंदर जो अगर पास होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, H2SO4, बराबर। इतनी आसानी से बनती नहीं है H2SO4, लेकिन एक मेथड बता रहा हूँ। हाँ, बनती वैसे ही है, लेकिन घर पे ऐसा नहीं कि चलो SO2 निकला, पाइपलाइन में दौड़ते दौड़ते गए, उसके अंदर हमने ग्लास में उसको रख दिया और उसमें H2SO4 बन गया। बोलो ये लो सर, हमने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, VP का मतलब क्या, वैनेडियम पेंटोक्साइड। वैनेडियम पेंटोक्साइड होगा तो ये चीज होगी। अब घर पे तो हम लोग ऐसा है नहीं कि वैनेडियम पेंटोक्साइड है, हाँ सर मेरे यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप जरा यूज कर लीजिए, तो उसमें से SO3 बनेगा, है ऐसा नहीं होता है। चलो, ये एक साइड बाय साइड प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें से हम लोग क्या बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है जिंक को बनाना, कहीं ये टारगेट ना छूट जाए। तो जिंक ऑक्साइड हमारे पास आ चुका है, बराबर है। We have two probable method when zinc oxide is reacted with carbon also and zinc oxide is reacted with carbon monoxide also। दोनों के अंदर आपको जिंक मिलेगा मेन। पहले में गैस कौन सी मिलेगी, CO, दूसरे में मिलेगी CO2। बट बेटर वन कौन सी है, पहले वाली मेथड है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे हो जाती है और अच्छी सी हमें प्रोडक्ट मिलती है। ट्रिक क्या थी, एक तो वो लाइन जो है बेसिकली नीचे होनी चाहिए, कौन सी, एलिंगम डायग्राम की, तो उस तरह से हमें सीखना है, बराबर। लो टेम्परेचर क्यों, क्योंकि कॉस्ट कम होनी चाहिए, पैसे तो है नहीं, कंगाल है हम लोग, तो क्या करेंगे, कार्बन यूज करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यूज कर रहे तो होगा, वो भी करेगा देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें टेम्परेचर ज्यादा है। तो याद करो बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा जब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स आपको हेल्प करेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में लो टेम्परेचर माना जाता है, जिसमें इजिली हम लोग ये बना सके। चलो यहां तक था। ये जो जिंक मिलता है बेटा यहाँ पर वो कितना होता है, मान लो कि ये 95% है। अभी ये जो जिंक मेटल मिला हुआ है इसमें भी 95% जिंक है और बाकी सारी जो है वो IMP, मोस्ट IMP, इम्प्योरिटी की बात कर रहा हूं, इम्प्योरिटी है, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी कहेंगे, गैंग कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको क्या करना है, निकाल देना है। निकाल देने के लिए कौन से मेथड यूज करोगे, आगे जाकर प्योरिफिकेशन मेथड आएगी, जहां पर आप पढ़ोगे डिस्टिलेशन। क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के अंदर क्या होगा, यहां पर जिंक जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट उसके ऊपर रहता है।
तो जिंक जो है वो इम्प्योरिटी का यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, तो वेपर्स जो है किसके पहले बनेंगे, जिंक के। डिस्टिलेशन में सिंपल सा लॉजिक मैं सिखा देता हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पर जिंक ले लिया, बराबर है, और नीचे से आपने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट करो, ऐसा नहीं मोमबत्ती लेकर खड़े रहेंगे, लो सर हीट कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ आपको सिंपल फिगर सिखा रहा हूँ। तो यहाँ जिंक है और इम्प्योरिटी है, बराबर है। तो जिंक जो है यहाँ पर इवोपरेट हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या रखा जाता है, ऐसा एक सेटअप होता है, लेबोरेटरी में पूरा सेटअप होता है। अगर आप देखना चाहो तो आप डिस्टिलेशन मेथड ऑफ जिंक गूगल मैया से पूछ लीजिए, तो वो बता देगा आपको, बराबर। अच्छा, आगे क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि एक रामू था और एक श्यामू था। रामू ने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ले लिया जिसके अंदर इम्प्योरिटी थी, बराबर। तो श्यामू को मालूम था, उसने एक झापट मारी कि ये जिंक तो काम में नहीं आएगा, इसको मैं अभी और प्योर करना है। तो जिंक जो है उसको प्योर करने के लिए ये डिस्टिलेशन मेथड यूज करो। एक और होती है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी यूज होती है, वो भी आप आगे सीखेंगे। जिंक के साथ इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी वेपर नहीं बनाएंगे, जिंक जो है वो वेपराइज होगी अपने मेल्टिंग। ये जब मेल्ट होगा उसके बाद जो है उसमें से वेपर्स बनेंगी, वेपर्स यहां से जाएगी और यहाँ पर रामू जो है वो यहाँ पर खड़ा है कैंडल पकड़ के, तो श्यामू जो है उसने क्या किया, वहां पर आइस रखा हुआ है। तो क्या ये जो वेपर्स है वो ठंडी तो पड़नी चाहिए ना, तभी यहां तक पहुंच के उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो आराम से वापस सॉलिडिफाइड हो जाता है, बराबर। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन मेथड, बराबर। डिस्टिलेशन मेथड जो है चिलिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, चिलिंग प्रोसेस। तो बस ये सिर्फ आपको मैंने बताया, डिस्टिलेशन जो है वो लेबोरेटरी बेस पे जो है होता है, तो इतना इजीली तो नहीं होता है, लेकिन आफ्टर दिस प्रोसेस जिंक मेथड जो मिलता है, उसके बाद अगर आपको प्योरिफिकेशन मेथड में जाना है तो यू कैन गो फॉर द डिस्टिलेशन। क्लियर है इतना? चलो, तो ये जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लिखते जाओ। जिंक ऑक्साइड इज मिक्स विद, यहां से लिखो, जिंक ऑक्साइड इज मिक्स विद कोक, बराबर। ये पहला पॉइंट है, कोक के साथ आप इसको मिक्स कीजिए, बराबर है, ये आपकी हेल्प करेगा। इट इज हीटेड एट, यहाँ पर देखिए एक और चीज है कि इट इज हीटेड एट अप्रोक्सीमेटली 673 केल्विन पे इसको हीट किया जाता है। 673 केल्विन पे इसको हीट करेंगे और इस प्रोसेस का नाम है बेल्जियन प्रोसेस, बराबर है। प्रोसेस जो है, प्रोसेस इज नोन एज बेल्जियन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बेल्जियन प्रोसेस। एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आपके JEE और नीट के अंदर काम में आएगा, जो आप मेंशन कर सकते हैं, बाकी ठीक है। और बस यहाँ पर और तो कुछ है नहीं। बाकी जो इसके थोड़े से यूजेस भी है, जिसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ सकते हो। यूजेस में क्या क्या होगा बेटा, तो यूजेस के अंदर सबसे पहला है गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन, बराबर। जिंक किस में यूज होता है, आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन जो है कोरोड ना होवे। कोरोजन एक टॉपिक था जो 10th में आपने पढ़ा हुआ था। आपने गैल्वेनाइज आयरन भी पढ़ा होगा कि गैल्वेनाइज यानी Fe के ऊपर जिंक का लेयर लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि जिंक जो होता है ना, वो क्या बन जाएगा उसके अंदर, वो बन जाएगा अपना एक एनोड और सामने वाला कैथोड। तो जिंक अपना जो है एनोड की वजह से उसका वेट डिक्रीज होता जाएगा, आयरन को बचा लेगा, बराबर है। जिंक खुद यूज हो जाएगा और आयरन को बचा लेगा। तो लिखते जाइए, गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन के अंदर यूज होता है। फिर आगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे बेटा, जो ड्राई सेल होता है उसके अंदर, यानी कि बैटरीज में भी यूज होता है, बैटरीज में भी यूज होगा। जैसे आप पढ़ोगे ड्राई सेल के अंदर, ड्राई सेल के अंदर आप पढ़ोगे बैटरीज में भी यूज होता है। फिर एलॉय फॉर्मेशन में यूज होता है। एलॉय फॉर्मेशन में कौन कौन सी होती है, मान लो कि ब्रास, बराबर है। ब्रास आपने पढ़ा हुआ है। ब्रास के अंदर याद करो कि कॉपर किस किस चीज का मिक्सचर था, कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का, ये ब्रास बना रहे हैं। ब्रास का फिर और एक क्या था, जर्मन सिल्वर, बड़ा जर्मन सिल्वर जो है उसमें भी यूज होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है। क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल, बराबर।
तो ऐड कर दिया जाएगी यूजेस के अंदर ब्रास में कॉपर और जिंक, बराबर है। बुस्केट जैसा सिस्टम है 60-40, आपके बोर्ड के 60% यानी कॉपर और बुस्केट के 40% यानी जिंक, तो ये 60-40% हो जाएगा। इसमें कॉपर जो है वो जरा मेंशन कीजिए, कॉपर वहां पर रहेगा आपका 25 to 30%, कॉपर कितना रहेगा यहाँ पर 25 to 30% रहेगा, और जिंक और निकल जो है उसका प्रोपोर्शन जो है वहां पर रह जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन में बता देता हूँ, यहाँ पर 25 to 30% दोनों का रह जाता है, और ये कुछ रहता है 40 to 50%। इसमें यहाँ पर 60% इसका और 40% इसका। चलो लिख लीजिए। और एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, जिंक यूज होता है एज अ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट जो यूज होता है, जिंक पाउडर या तो जिंक डस्ट लिखते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। याद करो रिएक्शन कौन सा बेटा, फिनॉल जब यूज कर रहे थे, फिनॉल का रिडक्शन करवा देते जिंक के साथ, जिंक डस्ट, तो जिंक ऑक्सीजन ले लेता था और ये हाइड्रोजन अंदर, तो C6H6 प्लस जिंक ऑक्साइड। जो जिंक डस्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक डस्ट जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम देता है, बराबर। दूसरा है जिंक जो है, जिंक इज यूज इन डाई स्टफ यानी डाइस बनाने के अंदर भी काम में आ जाता है, और वहां पर जो है कई बार पेंट इंडस्ट्री में भी काम में आता है। सो दीज आर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एंड यूजेस ऑफ जिंक, बराबर। तो आप इतना अच्छे से लिख लो। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, बराबर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो हमने ये तो सीखा है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें किस तरह से हेल्प करता है। कहीं पर भी थर्मोडायनेमिक्स जो है, जैसे एलिंगम डायग्राम पढ़ा था, वो टोटली बेस्ड था थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करने पे टी डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा था, उसके हिसाब से डेल्टा जी की वैल्यू में वेरिएशन आ रहा था। यानी कि डेल्टा एच में से अगर कुछ ज्यादा पार वहां से सब्ट्रैक्ट होता था बेटा, तो इसका मतलब क्या था कि डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा था। डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल्टा जी की वैल्यू प्लस आने का मतलब था वहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हैव बीन यूजफुल फॉर, थर्मोडायनेमिक्स आपको किस तरह से हेल्प करता है। पहली चीज, इन द चॉइस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने उस लेक्चर में भी आपको सिखाया हुआ है कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करने के लिए, देखो एक तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक लेस रिएक्टिव और एक मोर रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को फॉलो करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूसिंग करेंगे, जैसे अभी हमने जिंक के अंदर देखा हुआ है। ये जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय वेदर CO और C। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड के लिए कौन सा है, कार्बन है। कौन से टेम्परेचर पे, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है। तो दो चीजें हमें पता चलती है, एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और एक टेम्परेचर। जनरली लो टेम्परेचर हो तो हमारे लिए अच्छा है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द चॉइस ऑफ अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इन द चॉइस ऑफ अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एंड इन द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, कई लोगों को पता ही नहीं होता है। ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर एट विच रिडक्शन विल प्रोसीड स्मूथली, ऐसा मक्खन की तरह फटाफट रिडक्शन हो जाना चाहिए, बराबर। ऐसा टेम्परेचर अगर आपको मिल जाए तो उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलो क्लियर है ये दोनों पॉइंट। अभी आपने 11th के अंदर रेडॉक्स पढ़ा हुआ है, तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। डेल्टा जी क्या था, फ्री एनर्जी चेंज, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द प्रोसेसेस, बराबर। ऑक्सीडेशन में लूज और रिडक्शन के अंदर गेन। एफ था फेरेडे, फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू जो है 96500 कूलम है। E0 सेल यानी रिडक्शन पोटेंशियल, वहां पर भी आपने सीखा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं,
ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो सेल पोटेंशियल है हमारा ई नॉट सेल यानी सेल पोटेंशियल, इसका एक फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर रिडक्स पड़ा हुआ है तो भी आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी आएगा। मान लो कि आपके पास दो अलग अलग वेसल है, उसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। वहां पर 11 में आपने पढ़ा होगा कि जिंक एंड कॉपर का एक सेटअप था जिसमें जिंक क्या था, एनोड था, और कॉपर क्या था, कैथोड था। तो यहाँ पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो जैसे जिंक है, जिंक कॉपर का जब सेटअप था तो हमने ये पढ़ा था, ये रेडॉक्स याद करवा रहा हूँ, जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर +2, 0 से 2 का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये हो रहा है बेटा +2 से 0, +2 से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि ये है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है अपना रिड्यूसिंग एजेंट। चलो इतना क्लियर है, बराबर। इसमें कैथोड कौन है, तो देखिए रिडक्शन कहां पर हो रहा है, जहां पर रिडक्शन होता है वो कैथोड माना जाता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो कैथोड कौन है यहाँ पर, अगर मैं इसका एनोड कैथोड का सेपरेट इक्वेशन लिखूं तो Zn में से Zn +2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे होगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। क्लियर है इतना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो इसकी वैल्यू जो है आप वहां पर ईएमएफ सीरीज में भी चेक कर लेना। यहाँ पर जो है बेटा कौन सी में वैल्यू मिलती थी, तो ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड यानी किसका लिखेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो इसका था +0.34, यहाँ पर -0.76 और आपकी वैल्यू आ जाती है 1.1 वोल्ट, बराबर है। देखो एनोड कैथोड बराबर है, सेल पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, सेल पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, इसकी वैल्यू 0.34 और इसकी वैल्यू है -0.76। आप अपने ईएमएफ सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, 11th वाली और 12th में भी है। तो सेल पोटेंशियल कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये प्लस आ रहा है, ये है प्लस वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट 96500, एन यानी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका सीधा मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास आएगी वो नेगेटिव होगी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इट विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी के लिए अप्लाई करके देख लो, इनोड सेल वहां पर रखो 1.1 वोल्ट, फैराडे 96500, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी आपका आंसर आएगा 2 × 96500 × 1.1, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव। यस और नो, यस, देन इट इज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का मतलब ये कि आप सेल पोटेंशियल से भी आपको पता चल सकता है whether the reaction will be spontaneous और non spontaneous। चलो इतना क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब आगे बढ़ो। More active metal have large negative value of electrode potential, बराबर। जो ज्यादा एक्टिव मेटल होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, मोर नेगेटिव रहता है। आप ईएमएफ सीरीज चेक करो बेटा, आप टॉप टू बॉटम जाओ, वैल्यू विल बी नेगेटिव, बराबर है। सबसे ज्यादा है वहां पर लिथियम की, बराबर, -3.05 वोल्ट लिखा होगा। इसलिए कहा जाता है कि लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम क्या है वहां पर, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका मतलब क्या, बराबर है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट जो होता है ये दूसरे का रिडक्शन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाम से उल्टा काम है, बराबर है। कैसे याद करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे का क्या करेगा वो रिडक्शन और खुद का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप देखो जैसे कि जिंक है, जिंक को रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्यों कहा, क्योंकि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है
और सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है। Cu+2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से ही पता चल जाना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। चलो, मोर एक्टिव मेटल्स हैव अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड हेंस डिफिकल्ट टू रिड्यूस। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन होता नहीं है। डिफिकल्ट टू रिड्यूस, क्लियर, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना रिडक्शन उसका डिफिकल्ट है। इफ E0 सेल इज पॉजिटिव, डेल्टा G विल बी नेगेटिव, वो समझा दिया। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस वन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी था। जैसे यहां पर ही आपने देखा कि मान लो कि आपके पास ऐसा है Zn प्लस CuSO4, तो ये जिंक ने इसको क्या किया, रिप्लेस किया, और क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो फिर से पढ़ो, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस वन। यहाँ पर जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल, इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, बराबर है। इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर रहा है जिंक, तो क्या बन रहा है, ZnSO4 और कॉपर मिल रहा है। चलो, क्लियर है इतना। ये जो है मैंने सिर्फ सपोर्ट के लिए लिखा हुआ था आपके। अभी आप देखो, इस पॉइंट को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, less reactive metal come out of the solution and more reactive metals will go into the solution, बराबर है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास मान लो कि एक बीकर है जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है किसका, कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पर जो है वो जिंक लिया हुआ है आपने, बराबर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऐसा है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल गो इनटू द सॉल्यूशन, यानी इसमें से Zn, ये सॉल्यूशन है आपका CuSO4 का, बराबर, यानी कि Cu+2 का, इसमें कॉपर +2 आयन है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्यूशन में जाएगा, यानी इसमें से जो है आयंस कहां पे जाएंगे, सॉल्यूशन में, यानी कि Zn जो है, बराबर है, जब Cu+2 एक्वस सॉल्यूशन में रखा हुआ है तो Zn जो है +2 होगा और कॉपर वहां पर डिपोजिट होगा। ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैंने लिखा कि लेस रिएक्टिव मेटल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव मेटल यानी कौन, यहाँ पर कॉपर, तो कॉपर जो है कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड मोर रिएक्टिव मेटल यानी जिंक मेटल विल गो इनटू द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। जो लेस रिएक्टिव मेटल था जिंक और कॉपर में, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर है। इसका मतलब कि लेस रिएक्टिव मेटल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, बराबर है, ऐसा। और दूसरी बात कि मोर रिएक्टिव मेटल विल गो इनटू द सॉल्यूशन, यानी जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कहां पे जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। चलो, तो इस तरह से हमें ये समझना था, यहां तक का कंटेंट हम लोग रख रहे। तो जिंक के नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोर रिएक्टिव मेटल, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मोर रिएक्टिव मेटल, क्योंकि वो सॉल्यूशन में जा रहा है। और कॉपर के नीचे लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। चलो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल सा टॉपिक था जो हमने खत्म किया। आगे हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इतना सा